नमस्कार विद्यार्थियों, लॉकडाउन की स्पेशल ए क्लास में आपका फिर से स्वागत है। ये चैप्टर हम करेंगे यहाँ पर क्लास 10th हिंदी मीडियम के लिए जो 5वां चैप्टर है जो कल हमें पढ़ रहे थे उसी को हम आगे शुरू करते हैं। कल हमने पढ़ा था अम्ल क्षार की कुछ सामान्य विशेषताएं जो होती हैं और उनके कुछ सामान्य एग्जाम्पल जो हैं उनके बारे में पढ़ा था। इसके अलावा वैज्ञानिक आधार पर अम्ल और क्षार को कैसे परिभाषित किया जाता है उससे संबंधित 3 अवधारणाएं जो अपने सिलेबस में दी हुई है, पाठ्यक्रम में दी हुई हैं, उसमें हमने आर्हेनियस अवधारणा के बारे में कल पढ़ा था। थोड़ा सा रिपीट करके बता दें। आर्हेनियस के अनुसार सीधा सा था कि जो पदार्थ जल में विलय होते हैं और H+ या हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं वो कार्य करते हैं अम्ल का, और जो जल में विलय होकर OH आयन या हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, प्रदान करते हैं, वो कार्य करते हैं क्षार का। अब इसी को हम आगे बढ़ाते हुए देखें। कई बार कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो प्रदान नहीं करते हैं, केवल प्रोटीनियस नेचर के होते हैं जो प्रोटॉन को लेते हैं, देते हैं। अब प्रोटॉन किसे कहते हैं उसको ध्यान में रखें। इसे H+ कह के भी हम उच्चारित कर सकते हैं, हाइड्रोजन आयन भी कह सकते हैं या प्रोटॉन भी कह सकते हैं। प्रोटॉन हाइड्रोजन आयन ही होता है। अब इसके अनुसार यदि हम देखें तो दूसरी जो अवधारणा है ब्रॉन्स्टेड-लोरी अवधारणा, वो प्रोटॉन या फिर H+ पर ही आधारित है। इसके अनुसार जो पदार्थ आपस में अभिक्रिया करते हैं और अभिक्रिया करने के दौरान एक पदार्थ ऐसा होता है जो प्रोटॉन देता है, दूसरा ऐसा होता है जो प्रोटॉन को लेता है। प्रोटॉन देने वाला जो है वो अम्ल का कार्य करता है। आर्हेनियस के अनुसार ही है ये, क्योंकि अम्ल जलीय में विलय होकर H+ देते हैं और जल में कोई दूसरा पदार्थ मिला हुआ हो तो उससे वो H+ ले लेता है। तो H+ या प्रोटॉन दाता जो है वो अम्ल है और प्रोटॉन ग्राही जो है वो क्षारक की तरह से कार्य करते हैं। अब इसको इस एग्जाम्पल से देखें तो ज्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। इस रिएक्शन में देखें H2O अमोनिया NH3 से रिएक्शन करता है और बनाता है हाइड्रोक्साइड आयन और अमोनियम आयन OH- NH4+। अब ये कैसे बने ये उत्पाद, इनको देखें तो H2O जल जो है इसमें 2 हाइड्रोजन जो है उसमें से एक हाइड्रोजन यानी अपना एक प्रोटॉन जो है वो इसको दे देता है। अब इसके कारण से इसमें एक H+ कम हो गया और ये कन्वर्ट हो गया, ये बदल गया किसमें OH- या हाइड्रोक्साइड आयन में। इसलिए ये प्रोटॉन दे रहा है, प्रोटॉन दाता, इसलिए ये काम करेगा अम्ल की तरह से। तो यहाँ पर H2O जो है वो अम्ल है। जबकि अमोनिया की बात करें इसमें हाइड्रोजन 3 है, जबकि यहाँ पर रिएक्शन होने के बाद में हो गए 4, यानी इसने प्रोटॉन लिया है, ये प्रोटॉन ग्राही है। और जो प्रोटॉन ग्राही है वो इस अवधारणा के अनुसार कार्य करेगा क्षारक का। तो इस रिएक्शन में H2O जो है वो अम्ल और NH3 जो है वो क्या है, क्षार है। अब इनकी ये जो अवधारणा है ब्रॉन्स्टेड-लोरी अवधारणा है, इसको एक दूसरा नाम भी दिया जाता है, इसे संयुग्मी अम्ल क्षार अवधारणा जो है वो भी कहा जाता है। संयुग्मी अम्ल क्षार अवधारणा जो है उसके अनुसार कोई भी अम्ल जो होता है वो अम्ल जब भी आप प्रोटॉन देता है तो प्रोटॉन देकर वो अपने संयुग्मी क्षार में परिवर्तित हो जाता है और क्षार जो है वो संयुग्मी अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। अब इस अभिक्रिया में यदि हम देखें तो H2O जो है वो अम्ल है और अभिक्रिया होने पर वो बदल गया किसमें, OH- में। तो यहाँ पर ये अम्ल है तो जिसमें वो बदला है वो कहलाएगा इसका संयुग्मी क्षार। और यहाँ पर H2O और OH का जो युग्म है इसे हम कहेंगे अम्ल क्षार युग्म या संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म इसे कहा जाता है। तो संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म ये कहलाएगा इस अभिक्रिया में। इसी तरह से देखें तो क्षार जो होता है ये प्रोटॉन लेता है और प्रोटॉन ले रहा है, जैसे NH3 जो है वो क्षार है, प्रोटॉन ले रहा है, वो बदल गया किसमें, NH4+ में। अब इसके पास में प्रोटॉन की अधिकता हो गई, इसलिए अब ये प्रोटॉन देने की तरह से काम करेगा, यानी अम्ल की तरह से काम करेगा। अम्ल जो था उसने संयुग्मी क्षार बनाया क्योंकि उसके पास में हाइड्रोजन की कमी है। ये क्षार है क्योंकि ये हाइड्रोजन की कमी है इसमें, इसलिए प्रोटॉन ले रहा है। लेकिन लेने के बाद में जिसमें ये बदल गया उसके पास में तो प्रोटीन अधिक हो गए,
प्रोटॉन ज़्यादा हो गए इसलिए प्रोटॉन देने की प्रवृत्ति रखेगा। तो इस तरह से ये जो क्षार है वो बदल जाएगा किसमें, संयुग्मी अम्ल में। तो संयुग्मी अम्ल बनता है और NH इनका जो पेयर है NH3 NH4 प्लस ये कहलाता है संयुग्मी क्षार अम्ल युग्म। तो इस प्रकार से इसे संयुग्मी अम्ल क्षार अवधारणा कहा जाता है। अब यहाँ पर संयुग्मी अम्ल क्षार अवधारणा या फिर ये जो एग्जाम्पल है इसको हम एक दूसरे एग्जाम्पल से और भी देखेंगे। इसके अनुसार यदि हम देखें तो इस रिएक्शन में जल जो है वो अम्ल की तरह से और अमोनिया क्षार की तरह से काम कर रही है, लेकिन जरूरी नहीं है हमेशा जो अम्ल है या जो पदार्थ है वो अम्ल की तरह से ही काम करे। एक दूसरा उदाहरण देखें, H2O जल अभिक्रिया करता है HCl से और अभिक्रिया करके बनाता है H3O प्लस और Cl माइनस। इसमें देखा जाए तो H2O जो है वो यहाँ पर प्रोटॉन ग्राही है, ये प्रोटॉन ग्राही की तरह से काम कर रहा है, यानी ये क्षार है। और प्रोटॉन दाता जो है वो कौन है, HCl, ये प्रोटॉन दाता है इसलिए ये अम्ल का काम कर रहा है। तो इसके अनुसार यदि देखा जाए तो जल यदि अमोनिया के साथ में है तो अम्ल की तरह से काम कर रहा है, और जल यदि HCl के साथ में होगा तो क्षार की तरह से काम करेगा। और इस कारण से ये जो है वो दोनों ही तरह की प्रकृति दर्शा सकता है, निर्भर इस पर करता है कि वो कौन से पदार्थ से अभिक्रिया कर रहा है। इसमें यदि हम देखें तो H2O H3O ये हो गया संयुग्मी क्षार अम्ल युग्म और HCl Cl माइनस ये हो गया संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म। तो ये हुई दूसरी अवधारणा, ब्रांस्टेड-लोरी अवधारणा। इसके बाद में तीसरी अवधारणा जो है वो लुईस अवधारणा। इसमें नॉर्मल सीधा सा ध्यान में रखना है, ब्रांस्टेड-लोरी अवधारणा प्रोटॉन या H प्लस पॉजिटिव आयन धनावेशित आयन पर आधारित थी। ये इलेक्ट्रॉन जो ऋणावेशित कण होता है इस पर आधारित है। प्रोटॉन पर आधारित थी या धनावेशित आयन पर आधारित थी, और ये ऋणावेश युक्त कण पर आधारित है, इसलिए जस्ट इसका उलट होगा। ब्रांस्टेड-लोरी के अनुसार प्रोटॉन दाता जो है वो अम्ल है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं वो अम्ल का काम करेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होंगे वो क्षारक का काम करेंगे। अब यहाँ पर इसके अनुसार देखें तो इस एग्जाम्पल से उदाहरण में देखें, BF3 ये अभिक्रिया करता है NH3 के साथ में, अमोनिया के साथ में। अमोनिया में नाइट्रोजन जो है उसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन युग्म पाया जाता है, इसे लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन युग्म कहा जाता है। ये इसके पास में उपस्थित होता है, यानी इसके पास में इलेक्ट्रॉन पेयर की अधिकता है या इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, इसलिए जब ये किसी इलेक्ट्रॉन की कमी वाले यौगिक के संपर्क में आएगा तो उसको इलेक्ट्रॉन दे देगा और दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन लेने के लिए ये इलेक्ट्रॉन देने के लिए, और इनके बीच में उप सह संयोजी बंध बन जाएगा। उप सह संयोजी बंध को आपस में सह संयोजी बंध की तरह से ही दर्शाते हैं, लेकिन एक तीर का निशान दर्शाते हैं, इलेक्ट्रॉन की अधिकता वाले पदार्थ से इलेक्ट्रॉन की कमी वाले पदार्थ की ओर, और इससे जो यौगिक बनता है वो उप सह संयोजी यौगिक बनता है। तो इसके अनुसार उप सह संयोजी यौगिकों के निर्माण को समझाया जाता है। उप सह संयोजी यौगिक में जो इलेक्ट्रॉन दाता है वो होगा क्षारक, और जो इलेक्ट्रॉन ग्राही है वो होगा अम्ल। अब यहाँ पर इसके अनुसार देखें तो ऐसे पदार्थ जिनके पास में इलेक्ट्रॉन की कमी हो वो इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति दर्शाएंगे, जैसे यहाँ पर BF3 है या AlCl3 है, या जिन पर धनावेश होता है Mg2 प्लस धनावेश होने का मतलब इनमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, सोडियम आयन है इनमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये लुईस अम्ल का काम करेंगे। और दूसरे होते हैं लुईस क्षार। लुईस क्षार हम किसको कहेंगे, जिनके पास में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, जैसे NH3 में इलेक्ट्रॉन के पास में 2 लोन पेयर हैं, H2O जो होता है उसमें ऑक्सीजन के पास में इलेक्ट्रॉन के 2 पेयर होते हैं, यह भी आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इसलिए ये लुईस क्षार की तरह से काम करेगा। या क्लोराइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, इन पर ऋणावेश है क्योंकि इनके पास से इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, और इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने के कारण से ही ये लुईस क्षार का कार्य करते हैं। तो अम्ल और क्षार की जो परिभाषाएं हैं उनको पढ़ने के बाद में अब हम अम्ल और क्षार के जो सामान्य गुण होते हैं उनकी बात करेंगे। इसमें पहला जो महत्वपूर्ण गुण है वो आपको ध्यान में रखना है कि अम्ल, कुछ अन्य गुण जो है उनके बारे में तो हमने पहले ही पढ़ लिया था कि अम्ल जैसे नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं जल में विलय होकर, उनकी pH जो है वो 7 से कम होती है, खट्टे
होते हैं, जल में विलय होते हैं और जल में विलय होने पर आयन प्रदान करते हैं, इसलिए विद्युत का संचालन भी वो करते हैं या विद्युत अपघट्य की तरह से कार्य करते हैं। लेकिन कुछ रासायनिक गुण जो हैं वो इनके हम यहाँ पर पढ़ेंगे। पहला गुण है वो है अम्ल जो है वो धातुओं के साथ में क्रिया करने की प्रवृत्ति दर्शाते हैं। कोई भी अम्ल जो है वो धातु के साथ में आसानी से क्रिया कर लेता है। धातु जैसे सोडियम है, पोटेशियम है या फिर लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा, जिंक, इस तरह के जो पदार्थ हैं इनसे वो क्रिया करते हैं। तो अम्ल धातु से क्रिया करेंगे और धातु से क्रिया करके उत्पाद सेम ही बनाएंगे। कोई भी अम्ल हो, कोई भी धातु हो, उत्पाद क्या बनेगा? उत्पाद बनेगा उस धातु का लवण और साथ में बनेगी हाइड्रोजन गैस। महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि अम्ल धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। एक उदाहरण की यदि हम देखें, जैसे H2SO4, ये धातु जिंक से क्रिया करता है और जिंक से क्रिया करके बनाता है ZnSO4 प्लस H2 हाइड्रोजन गैस ये बनाता है। इसको एक उदाहरण के द्वारा, एक एग्जाम्पल के द्वारा या एक प्रयोग के द्वारा जो है वो अपने पाठ्यक्रम में दर्शाया गया है। उस प्रयोग की हम बात करें डायग्राम सहित, तो डायग्राम जो है वो नोट्स वगैरह में आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा या बुक में दिया हुआ है। हम एक कार्टून डायग्राम जो है उसको दर्शाते हैं। केमिस्ट्री लैब में जैसे प्रयोगशालाएं आती हैं, कांच से प्रयोगशाला में जैसे परख नलियाँ आती हैं, उनमें देखें कांच से बनी हुई एक परख नली जो है वो ली। उस परख नली में हमने तनु H2SO4 जो लैब में मिलता है आसानी से, उसको यहाँ पर डाल दिया और इसके बाद में इसके अंदर जस्ते के कुछ टुकड़े डालते हैं। जैसे ही हम इसमें जस्ते के टुकड़े डालते हैं तो इसमें बुदबुदाहट उत्पन्न हो जाती है, यानी बुलबुले बनने लगते हैं। बुलबुले बने हैं, इसका मतलब यहाँ पर गैस बन रही है। अब ये कौन सी गैस है, इसकी जांच करने के लिए क्या करेंगे? इसकी जांच करने के लिए जो ढक्कन होता है परख नली का, उसको हम कॉर्क से ढक देते हैं और उसमें फिर कांच से बनी हुई एक निकास नली लगाते हैं ताकि इसमें बनने वाली गैस को बाहर निकाला जा सके और उसका परीक्षण किया जा सके। इसके पश्चात इस निकास नली को एक ऐसे पानी से भरे हुए पात्र में डुबोते हैं जिसमें साथ में साबुन मिलाई गई है, यानी साबुन के जलीय विलयन में डुबोया जाता है। जैसे ही ये गैस यहाँ पर परख नली में बनने वाली गैस साबुन में प्रवेश करेगी, इसमें बुलबुले बनने लगेंगे और जो झाग या बुलबुले बनते हैं उनमें वो गैस जो है वो कैद हो जाएगी। इनमें कौन सी गैस है, इसका परीक्षण करने के लिए इनके पास में एक जलती हुई तीली ले जाते हैं। तो जैसे ही इनके पास में जलती हुई तीली आ जाती है, ये बुलबुले आवाज के साथ में, फट फट की आवाज के साथ में फटने लगते हैं। इसका मतलब इसका कारण यह होगा कि इसमें जो गैस है वो जल रही है। और जो ज्वाला परीक्षण के द्वारा 3 गैसों का परीक्षण किया जाता है। हाइड्रोजन गैस वो गैस होती है जो जलती है, दूसरी होती है ऑक्सीजन गैस जो जलाती है और तीसरी होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो बुझाती है। अब यहाँ पर इसके आधार पर यदि हम देखें तो यहाँ पर इन बुलबुलों में जलने वाली गैस यानी हाइड्रोजन गैस है। तो ये प्रमाणित करता है कि अम्ल धातु से क्रिया करके, जिंक से क्रिया करके H2SO4 क्या बनाता है? हाइड्रोजन गैस बनाता है। ये इनकी विशेषता हुई। इसके बाद में एक दूसरा और चीज जो है उसको भी ध्यान में रखेंगे कि अम्ल की तरह से कुछ क्षार जो है वो भी धातु से क्रिया कर लेते हैं और धातु से क्रिया करके वो भी लवण और H2 गैस बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये चीज होगी कि सारे क्षार सभी धातुओं से क्रिया नहीं करते, उनकी क्रियाशीलता धातुओं के साथ में कुछ कम होती है। लेकिन फिर भी कुछ एग्जाम्पल के रूप में हम देखें, जैसे NaOH एक क्रियाशील क्षारक है, ये क्रिया करता है धातु जिंक के साथ में और बनाता है Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट जो एक साल्ट या लवण है और साथ में हाइड्रोजन गैस ये भी उत्पन्न करता है। तो इस तरह से क्षारक भी धातु से क्रिया करके लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। लेकिन मुख्य चीज जो है वो अम्ल धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, ये ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर इस अवधारणा पर आधारित एक प्रश्न वगैरह जो है वो और पूछा जाता है कई बार कि पुराने समय में जो एक अवधारणा बनी हुई है उसके अनुसार तांबा, पीतल, इनके जो बर्तन होते हैं पुराने टाइम में, इन बर्तनों में दही वगैरह जो है वो नहीं रखा जाता है, या दही वगैरह को रख दें और उसको खा लिया जाए तो उसके कारण से स्वास्थ्य जो है वो खराब हो जाता है। अब इसका कारण जो है वो पुराने लोगों से हम सुनते हैं तो वो ये बताते हैं कि पीतल वगैरह में रखने से दही जो है वो पितला जाता है, या खट्टी चीजें अचार वगैरह पितला जाता है। उसका कारण क्या होगा कि दही या दूसरे जो खट्टे पदार्थ अचार वगैरह जो है वो कैसे होते हैं? अम्लीय प्रकृति के। और पीतल, तांबा ये धातुओं से निर्मित पात्र है, ये इन धातुओं से क्रिया कर लेंगे।
तो इनमें रखा गया दही धातु बर्तन के धातु से क्रिया करके लवण बनाएगा, और दही का जो तांबे के साथ में या पीतल के साथ में जो लवण बनता है वो हानिकारक या पॉइजनस या जहरीला होता है, और ऐसा जहरीला लवण वगैरह यदि हम खा लेते हैं तो उससे हमारे स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसके बाद में दूसरा गुण जो है वो हम देखें, अम्ल अभिक्रिया दर्शाते हैं धात्विक ऑक्साइड के साथ में। जैसे अम्ल धातु से अभिक्रिया करते हैं वैसे धात्विक ऑक्साइड से भी क्रिया करते हैं, और क्रिया करके उत्पाद के रूप में वो बनाते हैं लवण प्लस H2O, लवण और जल का वो निर्माण करते हैं। अब यहाँ पर ये लवण और जल बना रहे हैं। इसी तरह से क्षार जो है वो क्रिया करते हैं उल्टा अधात्विक ऑक्साइड के साथ, और वो क्रिया करके बनाते हैं उत्पाद वही लवण और जल। सॉरी, एक बार मार्कर दूसरा ले लेता हूं मैं। तो क्षार जो है वो अधात्विक, सॉरी हाँ, तो अम्ल जो है वो धात्विक ऑक्साइड से क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, क्षार जो है वो अधात्विक ऑक्साइड से क्रिया करके वही उत्पाद लवण और जल बनाते हैं। एक एक उदाहरण यहाँ पर हम देखें। अम्ल जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, ये जिंक का ऑक्साइड है, धात्विक ऑक्साइड, जिंक का ऑक्साइड ZnO, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड Al2O3, मैग्नीशियम ऑक्साइड, उनसे ये क्रिया करते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण में हमने ये लिया है HCl जिंक ऑक्साइड से क्रिया करता है और क्रिया करके बनाता है ZnCl2 जो एक लवण है और साथ में बनाता है जल। इसी तरह से क्षार का एक उदाहरण यदि हम देखें, क्षार CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कड़ी करने के लिए हम काम में लेते हैं, वो बुझा हुआ चूना इसको कहते हैं। ये हवा में उपस्थित अधात्विक ऑक्साइड कार्बन का जो ऑक्साइड है उससे क्रिया करता है। कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस ये अधातु होते हैं, ये इनके ऑक्साइड से क्रिया करता है और ऑक्साइड से क्रिया करके CaCO3 जो एक लवण है वो बनाता है और साथ में बनाता है जल। तो इस तरह से इसमें जो ध्यान में रखने वाली बात है वो केवल ये हुई कि अम्ल अधात्विक ऑक्साइड से क्रिया करते हैं, क्षार अधात्विक ऑक्साइड से क्रिया करते हैं। अब इसी चीज के ऊपर आधारित एक और चीज जो है वो पाई जाती है कि धात्विक ऑक्साइड जो है वो सामान्यतः अम्लीय क्षारीय प्रकृति के होते हैं, अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ये कैसे, इसके लिए हमें एक तीसरा गुण जो है वो ध्यान में रखना पड़ेगा। एक विशेष महत्वपूर्ण अभिक्रिया अपने सिलेबस में आती है, अगले चैप्टर में भी आएगी, इसमें भी है, जिसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है कि अम्ल और क्षार परस्पर अभिक्रिया करके उदासीन लवण और जल बनाते हैं। ये क्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। एक उदाहरण से यदि हम देखें, HCl क्षार है, NaOH आपस में क्रिया करके बनाते हैं NaCl और H2O। अब यहाँ पर इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया क्यों कहेंगे कि अम्ल क्षार से क्रिया करके लवण और जल यानी उदासीन उत्पाद बना रहे हैं, यानी अम्ल का जो गुण है उसे क्षार ने समाप्त कर दिया, या उल्टा यूं भी कह सकते हैं कि क्षार का गुण अम्ल ने समाप्त कर दिया या उदासीन कर दिया। तो अम्ल और क्षार एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं, इसलिए उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अब यहाँ पर इसी कॉन्सेप्ट को हम इनके अंदर रखें। अम्ल के गुण को उदासीन करता है क्षार, क्षार के गुण को उदासीन करता है अम्ल। अब यहाँ पर देखें तो यही उत्पाद उदासीनीकरण अभिक्रिया के जो उत्पाद हैं वो उत्पाद यहाँ पर भी बने हैं, इसका मतलब ये दोनों भी उदासीनीकरण अभिक्रियाएं हैं। अब ये ने यदि उदासीनीकरण अभिक्रिया माने तो इस अम्ल के प्रभाव को उदासीन किसने किया? धात्विक ऑक्साइड ने, यानी अम्ल के प्रभाव को उदासीन करने वाला धात्विक ऑक्साइड है वो क्षारीय प्रकृति का हो गया। और क्षार के प्रभाव को उदासीन किसने किया? अधात्विक ऑक्साइड ने, इसलिए ये हो गया अम्लीय प्रकृति का। तो अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय और धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। अब इस चीज को एक और चीज पर भी ध्यान में रखें, हमें सामान्यतः पढ़ते हैं कि प्रदूषण के कारण से अम्लीय वर्षा होती है। अम्लीय वर्षा यानी वर्षा जल जो बरसता है वो अम्लीय प्रकृति का हो जाता है। सामान्यतः शुद्ध अवस्था में यदि हम देखें तो जल जो है वो उदासीन होता है, तो जल उदासीन होगा, या बारिश का जो पानी है वो भी उदासीन प्रकृति का होना चाहिए। लेकिन प्रदूषण के कारण से वातावरण में सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन के ऑक्साइड, इस तरह की हानिकारक गैसें मिल जाती हैं, और ये गैसें जो है वो वर्षा जल के साथ में क्रिया कर लेती हैं, और वर्षा जल के साथ में जब वो क्रिया करती हैं और अम्लीय प्रकृति की हैं, इसलिए वर्षा जल के साथ में क्रिया करके वो वर्षा जल को
उदासीन कर देती हैं, वर्षा जल को अम्लीय बना देती हैं, जिसे अम्लीय वर्षा कहा जाता है। तो यहाँ पर ध्यान में रखें कि धात्विक ऑक्साइड अम्ल से क्रिया करते हैं, इसलिए वो क्षारीय प्रकृति के हैं। अधात्विक ऑक्साइड क्षार से उदासीनीकरण अभिक्रिया करते हैं, इसलिए वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल हम फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।